सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देख लिया था कि शीप की रियरिंग कैसे हम लोग करते हैं और उसमें किस तरीके से फाइबर होता है और उसका हम फैब्रिक किस तरीके से बनाते हैं। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था पिछले चैप्टर में। मतलब कि हमने वो जो ऊन एक मिलता है हम लोगों को, तो ऊन कैसे बनता है बेसिकली वो हम लोगों ने समझ लिया था। आज का ये जो वीडियो है वो बेसिकली फोकस्ड है या बेस्ड है सिल्क पे। एक कपड़ा आता है, सिल्क की साड़ियाँ आती हैं, रेशम जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो आज हमें ये जानना है कि रेशम का पूरा जो हिस्ट्री है और किस तरीके से उसमें काम करते हैं हम लोग, रेशम के फाइबर से लेकर के रेशम के फैब्रिक तक बनने की जो कहानी है, आज हमको इस वीडियो में वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि रेशम बनता कैसे है। ठीक है, किस तरीके से इसका जो प्रोडक्शन है वो होता है। तो रेशम बेसिकली एक ट्री होता है। चलिए मैं बना देता हूँ ऐसे करके। ये एक ट्री होता है, मलबरी ट्री। ठीक है, ये एक खास तरह का पेड़ है, खास तरह का खास पेड़ है। ठीक है ना। तो मलबरी ट्री एक पेड़ का नाम है। ये इसी पेड़ पर जो रेशम होता है वो बनता है, उसका इससे बहुत गहरा संबंध है। अब वो कैसे है, तो रेशम बेसिकली जो बनता है, सिल्क जो बनता है वो एक सिल्क मोथ, फीमेल सिल्क मोथ, क्या बोलते हैं उसको, फीमेल सिल्क मोथ। ठीक है ना। हम लोग बचपन से बोलते आए ना रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, तो बेसिकली उस कीड़े का यही नाम होता है ना, फीमेल सिल्क मोथ। ये एक बटरफ्लाई टाइप का एक प्रजाति होती है, स्पीशीज होती है, जैसे तितलियाँ होती है ना उस टाइप की एक होती है सिल्क मोथ। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग होती है कि ये फिर बहुत सारे एग्स ले करती है, अंडे देती है। अंडे कहाँ देती है, मलबरी ट्रीज की लीव्स पर। अभी एक मैंने पत्ती बना दी है ना, ये इस तरीके से। तो इसकी पत्तियों पे बहुत सारे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ, एक जो सिल्क मोथ है वो 100 तक या 100 से ज़्यादा भी अंडे दे सकती है। तो ये अंडे देती है उस पर पे, है ना। और उस अंडों से फिर फाइनली क्या होते हैं, लार्वा निकलते हैं। लार्वा मतलब अंडे को फोड़ के फिर जो निकलते हैं छोटे छोटे, उनको हम लार्वा बोलते हैं, या फिर उन्हीं को आप बोलते हैं कैटरपिलर्स। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स। ठीक है, तो लार्वा या कैटरपिलर्स उससे निकलते हैं। अब अंडों से कैटरपिलर को निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं, ध्यान रहे। ठीक है ना। तो हैचिंग क्या होती है, अंडों से जब कोई भी जीव निकलता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हैचिंग। चाहे मुर्गी के अंडे से मुर्गी निकले या फिर इसके अंडों से कैटरपिलर निकले। ठीक है ना। अंडे के फूट के किसी जीव का बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड हैचिंग। ठीक है। तो इसके अंडों से लार्वा जो है वो बाहर निकल के आता है। आने के बाद वो सबसे पहला काम क्या करता है, पहला और आखिरी उसका एक ही काम होता है, इसकी पत्तियों को खाना। ठीक है ना। बस बाहर निकले और खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ वाला कहानी चालू, दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ खाना। तो इसकी पत्तियों को वो जम के बस खाते हैं और अपने साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, खाते जाएंगे और अपना साइज़ जो है वो बढ़ाते जाएंगे, साइज़ में उनको वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना। तो ये खाते जा रहे हैं 30 से 35 दिन तक, बस वो सिर्फ खाते हैं, सुबह शाम दोपहर रात जो भी आप देखोगे बस खाते मिलेंगे आपको। तो खाते खाते बस 1 महीना 1.5 महीना खाया और अपना साइज़ को बढ़ाया। अब जो लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में वो जाने वाले हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं, तो प्यूपा बोलते हैं। ठीक है ना। उनकी लाइफ का जो नेक्स्ट स्टेज होता है, नेक्स्ट लाइफ साइकिल होता है, अगली स्टेज में जाने वाले हैं, दूसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं। तो खाने के बाद फाइनली क्या होता है कि अब ये किसी ट्री की किसी टहनी में या कहीं पर भी एक छोटा सा अपने लिए बेस बनाते हैं, नेट बनाते हैं, जाला, जैसे मकड़ी जाला बनाती है ना उस तरीके का ये एक नेट बनाते हैं, सो दैट उसमें वो सेट हो सकें। और सेट होने के बाद अपने सर को वो 8 की डायरेक्शन में ऐसे घुमाते रहते हैं, राइट लेफ्ट। ठीक है ना। कैसे, इस तरीके से ये जाके 8 की जो आकृति है वो बनती है, देख रहे हो आप लोग। तो उनके जो हेड का मूवमेंट होता है वो इसी डायरेक्शन में इस तरीके से होता रहता है, 8 की डायरेक्शन में। और आप देखिए कि कैसे डिज़ाइन बन गई। ठीक है ना। तो ऐसे ही वो हेड की डायरेक्शन ऐसे 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 करके करते रहते हैं। और सर को घुमाने के दौरान उनके हेड से या मुंह से एक खास तरह का प्रोटीन वो सीक्रेट करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, है ना। अपने मुंह से वो एक खास तरह का प्रोटीन जो है वो डिस्चार्ज करते हैं और उसी प्रोटीन से हमको मिलता है सिल्क, ध्यान रहे, है ना। तो वो प्रोटीन की खासियत क्या होती है कि वो तो उनके अंदर है तो ठीक है, लेकिन जब वो प्रोटीन वो मुंह से अपने छोड़ते हैं और वो डायरेक्शन के हिसाब से उनका जाला बनने लगता है, तो वो प्रोटीन जब बाहर एयर के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो वो प्रोटीन क्या होता है, हार्ड हो जाता है।
अंदर है तो सॉफ्ट है, जैसे ही वो बाहर निकाले मुंह से अपने और हवा उसमें लगी, हवा के संपर्क में आया, एक्सपोजर हुआ हवा का, एयर का, वैसे ही वो प्रोटीन जो है वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि उनको बेसिकली अपने लिए एक पूरा बनाना है इस तरीके का जाला, तो हार्ड हो गया और उसी से हमको मिलता है फाइनली जो अपना सिल्क है वो, ठीक है ना। अब ये हार्ड हो गया, फाइनली हार्ड होने के बाद ये अपने लिए पूरी एक ऐसी कवरिंग बना लेते हैं, मतलब वो जो कैटरपिलर है, जो कीड़ा है, वो इसके अंदर है। आपने कहीं भी देखा होगा, मतलब कैटरपिलर ना भी देखा हो, रेशम का कीड़ा ना भी देखा हो, तो कई सारी ऐसी अपने संरचनाएं या फिगर्स देखे होंगे आसपास में कि ऐसे पूरा एक रुई जैसा पूरा एक गोल गोल बना रहता है, उसके अंदर कोई कीड़ा है वो लटकता रहता है कहीं पे, है ना। उसी टाइप का कुछ ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके अंदर वो सेट हो जाते हैं, पूरा बंद कर लेते हैं और फिर उसके बाद खामोशी, उसके बाद वो आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के लिए वो उसके अंदर ही उनका जो विकास कार्य है वो इसी जाल के अंदर चलता रहता है, अंदर अंदर वो डेवलप होते रहते हैं, ठीक है ना। तो खैर हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ नहीं, हमारे काम की चीज़ यहीं तक है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ मिल गई है इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। और इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये जो मतलब जो उन्होंने बनाया है प्रोटीन, इस प्रोटीन को बोलते हैं ककून, ठीक है ना। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। और इस ककून से ही हमें जो है तो सिल्क मिलता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो गई हमारा जो सिल्क कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इस चीज़ की कहानी कि मलबरी ट्रीज़ पे एक सिल्क मोथ पाया जाता है, वो अंडे देता है, उससे कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर 30 से 35 दिन तक सिर्फ और सिर्फ खाता है, क्या खाता है, तो मलबरी ट्रीज़ की लीव्स, पत्तियां खाता है, फ्रेश पत्तियां जो इसकी निकलती हैं उसी पत्तियों को वो चट करता रहता है, खाता रहता है, ठीक है ना। खाने के बाद फाइनली 30-35 दिन बाद वो आइडल हो जाता है और ऐसा अपने लिए एक स्ट्रक्चर, एक गोला बना करके और उसके अंदर वो पैक कर लेता है अपने आप को। इस कवरिंग को हम बोलते हैं ककून, जो कवरिंग है इसको ककून बोलते हैं। उसके अंदर जो पैक कर लिया अपने आप को, उस स्टेज पे जो कैटरपिलर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो ये ककून है इसी से हमको हमारा जो सिल्क है वो मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अब ये इससे हम सिल्क निकाल लेते हैं और फिर अपना हम नया नया डिज़ाइन की साड़ियाँ हैं या जो भी कपड़े हैं वो सिल्क से बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब सिल्क में अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस बोलता हूँ, अलग अलग तरीके का सिल्क भी आता है। किसी में चमक ज़्यादा होती है, किसी में कलर का डिफरेंस होता है, किसी में टेक्सचर का डिफरेंस होता है ना, शाइन का डिफरेंस होता है। तो ये अलग अलग कैसे हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के मॉथ होते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के सिल्क मॉथ हैं, जो इनकी प्रजाति होगी उसके हिसाब से उनका जो सिल्क है वो बनेगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो मलबरी सिल्क हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं केवल इसी बस से मिलता है, लेकिन इंडिया में जो मोस्ट कॉमन सिल्क है वो यही है, मलबरी ट्रीज़ है ना। केवल इंडिया बल्कि दुनिया भर में जो सबसे मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है वो मलबरी सिल्क मोथ है, इसीलिए हमने इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा है। इसका जो सिल्क होता है वो काफ़ी उसकी शाइनी होता है, काफ़ी चमकदार होता है, लस्ट्रस होता है, मजबूत होता है, सॉफ्ट होता है, ये सारी मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी इसमें होती हैं। तो ये काफ़ी प्यारा, सबका पसंदीदा सिल्क होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी मजबूती जो है बहुत होती है, मतलब एक पतला सा सिल्क का धागा है वो बिल्कुल स्टील के बराबर मजबूत होता है ना। जो सिल्क का एक फाइबर है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्टील की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। आप सोच के देखो कि कहाँ स्टील एक मेटल है, जितना मजबूत वो स्टील होता है, सेम उसी क्वालिटी का इसका एक छोटा सा जो फाइबर है उसकी भी स्ट्रेंथ उतनी ही होती है। तो रेशम जो है वो मजबूत बहुत होता है। और ये आप जानते भी होंगे, रेशम की चीज़ें जल्दी फाड़ आप नहीं सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, है ना। आपने फील किया होगा, कभी आपने रेशम देखा होगा, तो काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली था हमारा इसका आज का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग कैसे काम करते हैं, ये तो एक वैसी कहानी हो गई कि सिल्क हमको कहाँ से मिलता है, तो ये हो गया अपना एक, चलो ये हमने कवर कर लिया है। अब इंडिया में अगर इसका प्रोडक्शन करना हो तो फिर वही जैसे अपन लोग भेड़ों की रियरिंग करते थे, पालते थे स्पेशल एटमॉस्फेयर में, तो उसी तरीके का कुछ हमको इसके साथ भी करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये तो एक नेचुरल फिनोमिना होगा कि प्रकृति में कहीं इस तरीके का होता है। लेकिन हमको अगर प्रोडक्शन करना है तो केवल एक ककून से तो कुछ नहीं होगा, हमको फिर बहुत बड़ी मात्रा में ककून चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या है, तो हमको इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा अलग से, हमको इसी का। तो पहला इसमें जो टर्म होता है वो क्या होता है, रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग ऑफ शीप्स क्या था, भेड़ों को पालना। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज सिल्क वॉर्म्स को पालना, है ना। और सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस करने का जो पूरा इंडस्ट्री है उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर, ध्यान रहे, है ना। जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स है इसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इनको पहले पालते कैसे हैं, तो भाई बहुत सारी सिल्क मॉथ होती हैं, वो अंडे देती हैं कहाँ पे, मलबरी ट्रीज़ की लीव्स पे।
तो उसको हम लोग क्या जो पालते हैं उन लोग एक कॉटन के कपड़े पे या मलबरी ट्रीज की लीव्स पे या फिर एक बैम्बू आता है, बैम्बू पे स्टोर कर लेते हैं अच्छी कंडीशन में, उसको केयर करने के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब वो एक केवल छोटी सी तितली है, अंडे भी उसके छोटे छोटे ही होते हैं, तो मतलब काफ़ी केयर का उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर वो फार्मर्स को बेच दिया जाता है ना। जब किसान को उसने बेच दिया तो किसान क्या करते हैं, एक बैम्बू का उन लोग स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, बांस की ऐसे मतलब इस तरीके से, और वहाँ पे खूब सारी मलबरी ट्रीज़ की लीव्स वो फेंकते जाते हैं उन अंडों के साथ। तो जब उसको पहले तो प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको रखते हैं सो दैट कि अपने आप उनकी हैचिंग हो जाए अच्छे से, अंडे बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो प्रॉपर टेम्परेचर जब होता है तो हैचिंग होती है। हैचिंग मतलब कि उससे कैटरपिलर बाहर आते हैं सैकड़ों लाखों की संख्या में, और फिर उसमें उन लोग मलबरी ट्रीज़ की जो लीव्स हैं, फ्रेश लीव्स, वो काट काट के उन लोग फेंकते जाते हैं उसमें। अब इनका काम क्या है, ये अपना काम शुरू कर देते हैं, बस खाते जाओ खाते जाओ, बस वो लीव्स देखते हैं और उसको वो दिन रात सुबह शाम बस खाते रहते हैं। 30 से 35 दिन होने के बाद जब उनका स्टार्टिंग आ जाता है इसका ये वाला पीरियड ककून बनाने का, तो फिर वो वहाँ पे अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह तलाश करके सब में ककून वो बना लेते हैं। और जब सारे के सारे ककून इस तरीके से बन जाते हैं तो फिर उन ककून्स को निकाल लिया जाता है वहाँ से, मतलब तोड़ करके या जैसे भी ऐसे अलग करके, और फिर उसको 3 तरीके से अलग कर सकते हैं। या तो उसको धूप में रख के सुखा देते हैं, ठीक है, या तो उसको पानी में बॉयल कर देंगे, है ना, और या तो फिर उसको स्टीम यानी कि भाप के सामने रख देंगे। मतलब कुल मिलाकर उसमें अच्छी गर्मी पड़नी चाहिए। जब उसमें खूब कस के गर्मी पड़ती है तो जो ये ककून से जो सिल्क फाइबर है वो उससे अलग होकर बाहर निकल आता है, ठीक है ना। ककून का जो सिल्क फाइबर है ये उस गर्मी से फिर उससे बाहर निकल के आ जाता है। डेलिकेट एक छोटा सा फाइबर होता है, वो सिल्क फाइबर होता है, वो बाहर निकल के आता है और उसको हमें एक्सट्रैक्ट करके और फिर उसका स्पनिंग करके उसको हम सिल्क थ्रेड बनाते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस में पहले काफ़ी बवाल भी हुआ था कि इससे क्या है कि कीड़ों को मतलब फाइनली मारना ही पड़ता है। अगर आप इसको लेकर के बॉयल कर दोगे तो अंदर के कीड़े का तो काम खत्म, उसका तो जूस बन जाएगा, है ना। तो कीड़े से हमें पर्सनली कुछ मतलब नहीं है, कीड़े से हमें कुछ नहीं मिलता है, हमको मतलब इस आउटर कवरिंग से है। लेकिन कवरिंग निकालने का जो तरीका है वो बेसिकली ऐसा है कि कहीं ना कहीं उसको हार्म पहुंचता है, तो काफ़ी एक क्रूएल तरीका भी है, कभी कभी ऐसा बोला जाता है, बोला गया है, ठीक है। तो अब वो जैसा भी तरीका है, तरीका यही है। तो ये 3 तरीके हो गए, या तो उसको धूप में सुखाएंगे, या तो उसमें स्टीम गरम गरम मार देंगे, और या तो फिर उसको पानी में उठा के बॉयल कर देंगे। अब वो अंदर सो रहा है प्यूपा, वो बोलेगा भाई क्या चल रहा है, ये सब तो अलग बात है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिल्क थ्रेड मिल चुका है, उस सिल्क थ्रेड को फिर अलग अलग कर लिया जाता है, ककून से बाहर निकाला जाता है, और वो काम किया जाता है खास तरीके की मशीनों से, क्योंकि इसकी स्पनिंग जो है वो 8 के स्ट्रक्चर में होती है, तो आप हाथ से निकालोगे ऐसे इजीली पॉसिबल नहीं होता है। तो स्पेशल मशीन्स होती हैं जो कि उसको निकाल के तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे में रोल करती हैं, उसका यार्न बना देती हैं, ठीक है ना। तो इस जो सिल्क निकालने की जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, रीलिंग ऑफ सिल्क। तो ये काम जो है वो खास तरह की मशीनों से ही हो पाता है, ठीक है ना। और वो सिल्क निकाल करके सिल्क फाइबर निकाला, उसको स्पन किया और आपका एक सिल्क थ्रेड बन गया, उस थ्रेड से फाइनली फिर हमने सिल्क के कपड़े बना लिए। तो ये पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो होता है सिल्क के फाइबर के निकलने से लेकर के सिल्क के कपड़े बनने तक का। अब इसमें एक ये भी है कि भाई ये पहली बार कैसे मालूम पड़ा सिल्क कहाँ से होगी, कीड़ा है तो कहीं ना कहीं से मालूम पड़ा होगा। तो इसकी कोई भी ऐसी फिक्स कहानी नहीं है, लेकिन चाइना के एक बड़े महान कोई तो थे, महान दार्शनिक, मतलब बहुत बड़े लीजेंड थे वो, है ना। तो उन्होंने बताया कि क्या बताया, देखिए आपके इसमें लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 30 में, बुक में है, पेज नंबर 30 में लिखा हुआ है। इसमें एक इम्प्रेस थी सी लुंग ची, ठीक है, एक रानी थी सी लुंग ची करके, नाम बड़ा ही प्यारा है, ठीक है ना। तो ये रानी का नाम है बेसिकली। तो रानी का नाम क्या था, सी लुंग ची, और उनके जो महाराज थे उनका नाम क्या था, कहाँ गया महाराज, महाराज गायब हो गए, हाँ, हुआंग टी, महाराज का नाम क्या था, हुआंग टी था, ठीक है ना। आप लोग उसको पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ये तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये रानी थी सी लुंग ची और उनके महाराज थे हुआंग टी। तो उनको उसने बोला, एक्चुअली हुआ क्या था कि उनके पास गार्डन था, भाई महाराज थे तो उनके किले में गार्डन था, गार्डन में मलबरी का पेड़ लगा हुआ था, और उसकी पत्तियाँ मतलब वो देखी कि पूरे चटकी जा रहे हैं, ख़त्म हुई जा रही हैं, मतलब काट काट के पूरी पत्तियाँ साफ़ होती जा रही हैं। तो ऐसा भाई क्या हो रहा है इसमें कि जैसे हम लोग बगिया वगिया लगाते हैं तो उसमें है ना कि लौकी के पत्ते गायब हो रहे हैं, छेद हो रहा है, तो भैया कोई कीड़ा लगा है। तो ऐसे उसके पेड़ में हो रहे थे, उसकी पूरी पत्तियाँ वो चटकी डाल रहे थे। तो सी लुंग ची ने कहा हुआंग टी से
कि क्या बात है, ये पेड़ में कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, क्या है, देख के आओ। महाराज वहाँ पे गए, चाय पीते हुए देखने गए, है ना, चाय की खोज भी चाइना में हुई थी। तो चाय का कप लेके उसको देखने गए, तो देखा उनने क्या कि उसकी लीव्स पे वाइट कलर के कैटरपिलर्स चल रहे हैं, है ना, सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे कीड़े हैं, वो उसमें चल रहे हैं, खा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपना ककून भी रेडी कर लिया था, बना लिया था। तो ये सब उनने देखा तो बोला अच्छा ये चक्कर है। और इतने में क्या हुआ कि एक ककून वहाँ से टूट करके इनके चाय के कप में गिर गया। चाय लेके गए थे, मैंने बताया आपको पहले ही, तो चाय एकदम गर्मा गर्म चाय थी, उसमें ककून वहाँ से टूट कर उनकी चाय के कप में गिर गया। और यही तो होता है, तो ककून को क्या करते हैं, या तो धूप में सुखाते हैं या तो फिर बॉयल करते हैं। तो चाय में गिर के फाइनली वो बॉयल हो गया, है ना, उबल हो गया, गर्म हो गया, और उस ककून से जो सिल्क का थ्रेड है, फाइबर है, वो बाहर निकल के आ गया, मतलब एकदम शाइनिंग, बिल्कुल चमकदार टाइप का। तो वो देखे, बोले अरे ये तो कमाल हो गया। और फिर उसका फाइनली उस तरीके से फिर वही कहानी फिर आगे बढ़ी और हमको वहाँ से सिल्क मिला, है ना। अब चाइना तो चाइना है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो ये कहानी उसने किसी को बताई नहीं कि हमारे पास एक खास तरह का सिल्क हमने ढूंढ लिया है और ये कपड़े बनते हैं इसके, ऐसा वैसा। तो हज़ारों, मतलब कई सौ सालों तक ये चीज़ को चाइना ने पूरी दुनिया से छुपा के रखा, कि मतलब सो दैट कि ये सिर्फ हमारे पास रहे। और होता है ना कि मतलब हम ही बस जानते हैं, हम ही बस सबके वो हैं, इस तरीके से। तो काफ़ी 100 सालों तक, कई दशकों तक इसको उन्होंने छुपा के रखा था, किसी को बताया नहीं था कि इस तरीके से भी कुछ कपड़े बनते हैं या जो भी है। फिर बाद में एवोल्यूशन हुआ, दुनिया आगे बढ़ी, तो वहाँ से काफ़ी सारे ट्रैवलर्स हैं चाइना से बाहर निकले। जब वो बाहर निकले, ट्रैवलर से, कुछ यात्रा करने वाले, कुछ ट्रेडर्स थे, व्यापारी लोग थे, तो फिर वो, अब उनको तो पैसा चाहिए, वो टेक्नोलॉजी रहे या ना रहे, तो फिर वो सबको बताते हुए दुनिया में, पूरी दुनिया में फिर ऐसे वो उन्होंने सिल्क को फैलाया कि भाई ऐसा ऐसे बात होता है। तो आज भी वो लोग जो रूट के थ्रू गए थे, चाइना से निकल के कंट्री टू कंट्री होते हुए जिस रूट से उन्होंने ट्रैवल किया था, उस रूट को आज भी सिल्क रूट कहा जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्क रूट क्या है। तो जो इनिशियल ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स थे चाइना के, जिन्होंने सिल्क की जानकारी पूरी दुनिया में पहुँचाई, तो जिस रास्ते से, जिस कंट्री से होते हुए पूरी दुनिया में ट्रैवल किए थे, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये थी फाइनली सिल्क मॉथ की कहानी, कि कैसे हमको रेशम मिलता है, उसके कपड़े कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ आपको अब इसमें ध्यान रखना है। अब आप लोग बुक की एक रीडिंग मार लेंगे, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू वेरी मच।